बूढ़े दादा दादी से पोतो नाती और नातिन का प्रेम। आज तो क्या मालूम, हमें खाने को कुछ पकवान मिल ही जाए। दोनों पोते घर आ रहे हैं, तो क्या पता आज अपनी भी दावत हो जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। चलो देखते हैं, आज पेट को रोज की तरह दाल ही मिलती है या पूरी कचौरी। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी, दोनों बूढ़े दंपति, अपने कमरे में बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जिन्हें हर रोज खाने को दाल रोटी ही दी जाती थी। और आज उनके दोनों पोते कई सालों बाद यूएसए से पढ़ाई करके लौट रहे थे, और दोनों दादा दादी अपने दोनों पोतों के आने से बहुत खुश थे। तभी आवाज आती है, माँ जी, ओ माँ जी, अरे कहाँ हो, इधर आइए। बूढ़ी जया देवी जी जल्दी खड़ी होती हैं और कमरे से बाहर आती हैं। हाँ बहू, आती हूँ। वे धीरे धीरे चलकर बहू निकिता के पास जाती हैं। माँ जी, आप ऐसा कीजिए, जल्दी जल्दी आलू छीलिए, मैं और काम देखती हूँ। ठीक है बहू, जया देवी जी कहकर आलू छीलने लग जाती हैं। तभी आवाज आती है, पिताजी, अरे पिताजी, कहाँ हैं आप, जल्दी आइए। ओम प्रकाश जी का बेटा हरीश आवाज लगाता है, आया बेटा, आया। बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर आते हैं। हाँ बेटा। पिताजी, आप ऐसा कीजिए, घर के बाहर से सड़क पर झाड़ू लगाकर उसे धो दीजिए। बच्चे आएंगे तो उन्हें एकदम साफ सड़क मिलनी चाहिए। वैसे भी इतने साल विदेश में रहकर आ रहे हैं और वहां पर तो बहुत साफ सफाई रहती है। यहाँ आकर बच्चों को साफ सुथरा वातावरण लगना चाहिए। ठीक है बेटा। ओम प्रकाश जी झाड़ू लेकर चल देते हैं, जिनके हाथ से झाड़ू कई बार नीचे गिर जाती है। अब बूढ़े हाथों में जवानी की तरह जोश था नहीं कि झटपट झाड़ू उड़ाकर चलते बनते। पिताजी, जरा देख कर जल्दी जल्दी काम कर लो ढंग से। ये ना हो कि बच्चे चौखट पर आकर खड़े हों और आप झाड़ू दिए जा रहे हैं। हरीश अपने पिताजी को डांटते हुए कहता है, हाँ बेटा ठीक है, अभी कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी सहमी सी आवाज में जवाब देकर सड़क पर झाड़ू देने लग जाते हैं। तभी उनके कानों में एक गाने की आवाज आती है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। मोहल्ले में किसी ने गाना चलाया हुआ था। उनको गाना सुनते ही अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब ओम प्रकाश जी का घर बन रहा था, जिसके बाहर से वे झाड़ू दे रहे थे। तब न जाने कितनी बार ओम प्रकाश जी और जया देवी ने ये गाना गाया था। धीरे धीरे वे अपने अतीत के सागर में बह जाते हैं। ओम प्रकाश जी अपने माँ बाप के तीन बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे ओम प्रकाश जी थे। ओम प्रकाश जी बहुत खूबसूरत, समझदार, खुददार, विनम्र, शांत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। अपने भाइयों में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दोनों भाई झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। जब उनके माता पिताजी का देहांत हुआ, तो उनके पिताजी ने जो जमीन ली हुई थी वे तीनों बेटों के नाम बराबर कर दी थी, और घर में भी तीनों बेटों का हिस्सा था। लेकिन ओम प्रकाश जी के भाइयों ने उनके साथ धोखा करके, लड़ झगड़ के घर से भी हिस्सा खत्म कर दिया, ये कहकर कि हम तो शादीशुदा परिवार वाले हैं, ये तो कुंवारा है, इसका तो परिवार भी नहीं है, इसे इतना ही काफी है। और जमीन भी हिस्से से बहुत कम दी थी। ओम प्रकाश जी ने अपने भाइयों के साथ झगड़ा करने से बेहतर जितना हिस्सा मिला उसे ही लेने में बेहतराई समझी, और दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया। ओम प्रकाश जी के पास अब सिर्फ जमीन का कुछ गज का टुकड़ा था। ओम प्रकाश जी को कहानियां पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अच्छे नंबर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जया देवी जी भी ओम प्रकाश जी के साथ ही पढ़ती थी और ओम प्रकाश जी से प्यार करती थी, लेकिन कभी उनसे कहा नहीं। एक दिन हिम्मत करके जया देवी जी ने शादी के लिए ओम प्रकाश जी को प्रपोज किया, तो ओम प्रकाश जी ने कह दिया कि मैं तो खाली इंसान हूँ, मेरे पास एक जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो, तुम्हारा जीवन मेरे साथ कैसे होगा। जया देवी जी ने कहा कि जमीन का टुकड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, हर किसी को कहाँ नसीब होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर मुश्किल हर परेशानी में साथ खड़ी मिलूंगी। तुम बस एक बार मेरा हाथ थाम लो।
जया देवी जी के माता पिता नहीं थे। वे अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उनके मामा मामी ने ही उनको पढ़ाया था। जया देवी जी ने जब मामा मामी से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है, हम तो तुम्हारे साथ हैं। जया देवी जी और ओम प्रकाश जी शादी कर लेते हैं। कुछ दिन किराए पर रहते हैं। ओम प्रकाश जी ने दिन में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी और रात में कहानी लिखते थे और किसी पत्रिका या अखबार में छपने के लिए भेज देते थे। कुछ पैसा वे कहानियां लिखकर भी कमा लिया करते थे। जया देवी जी को कुकिंग का शौक था तो उन्होंने लड़कियों को कुकिंग क्लास देनी शुरू कर दी थी। जब कुछ जमा पूंजी इकट्ठी हुई तो अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अपने घर में ओम प्रकाश जी और जया देवी जी ने दिन रात मजदूरों की तरह काम किया। एक भी हार मानने लगता तो वही गाना गाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा दिया करते थे। यूं ही दिन रात जी तोड़ मेहनत करते करते एक दिन ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के सामने एक प्यारा सा आशियाना, प्यारा सा घर खड़ा था। उन दोनों ने इस प्यारे से घर में जीवन बताना शुरू किया ही था कि उनकी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी। जया देवी जी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी काजल के जन्म के बाद से उनकी जिंदगी और रोशन हो गई। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाकर एक दुकान ले ली थी जिसमें उन्होंने स्टेशनरी का काम कर लिया था। धीरे धीरे उनकी दुकान में हर तरह की किताबें भी मिलने लगी थी। स्टेशनरी का काम उनका अच्छा चल निकला था। फिर एक और खुशी ने दस्तक दी। जयंत जी ने बेटे को जन्म दिया। हरीश ने आंखें खोल दी, अपने घर में उन्नति देखी थी। ओम प्रकाश जी ने हरीश और काजल को अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाया। काजल के लिए अच्छे घराने से रिश्ता आया और काजल की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से की। ओम प्रकाश जी ने अब दुकान और भी बड़ी कर ली थी। हरीश भी पढ़ाई पूरी करके दुकान में लग गया था। फिर हरीश के लिए भी अच्छे घर से रिश्ता आया तो हरीश की भी शादी कर दी। अब बहू निकिता ने घर में कदम रखा और हरीश के व्यवहार में बदलाव आने लगा। निकिता ने कुछ समय बाद एक बेटे को जन्म दिया। फिर एक साल बाद दूसरे बेटे को। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी भी बुढ़ापे की गिरफ्त में आते चले गए। जैसे जैसे बुढ़ापा दस्तक दे रहा था वैसे वैसे हरीश और निकिता का जुल्म सितम भी बढ़ रहा था। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी को बीमारियों ने घेर लिया तो हरीश ने दुकान को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब निकिता नई नई दुल्हन बनकर घर आई थी तब जया देवी जी ने उसे खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए और खाए। लेकिन जब से निकिता के हाथ में सब कुछ आ गया था और दुकान हरीश के कब्जे में गई और बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तब से तो ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के लिए दाल रोटी और उनके खुद के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनते और ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट पे खाना खाते। एक दिन हरीश और निकिता होटल खाना खाने गए तो जया देवी जी किचन में खुद छोले पूरी बना रही थी तो उनके हाथ से निकिता के दहेज का कांच का जग नीचे गिरकर टूट पड़ा और निकिता ने जब आकर देखा तो अपनी सास पर टूट पड़ी और अब जब भी बाहर जाती तो किचन में ताला लटका कर जाती। आज सालों बाद बच्चे घर आ रहे थे तो घर में पकवान बनने की महक चारों ओर फैली हुई थी जिससे ओम प्रकाश जी और जया देवी जी का मन खुशी से झूम रहा था। और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी बेटा बहू बुलाकर काम में लगा देते हैं। झाड़ू देते देते ओम प्रकाश जी अपने अतीत में खोए हुए थे कि आवाज आती है, पिताजी सड़क धुल गई हो तो अंदर आइए, दूसरा काम करना है। तभी ओम प्रकाश जी का अतीत टूट जाता है। ओम प्रकाश जी देखते हैं, मैं तो बैठकर अपने अतीत में चला गया था और सड़क धुली भी नहीं है। हरीश तो मेरी जान को आ जाएगा अब। तब हरीश आता है और सड़क गंदी देखकर चौंक जाता है और ओम प्रकाश जी को सड़क पर ही जलील करने लगता है। ओम प्रकाश जी डरे सहमे सब सुनते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हरीश कहता है कि 5 मिनट में सड़क धोकर अंदर आइए। वह सड़क धोते हैं तो उनके कपड़े भी भीग जाते हैं। अंदर जाते ही हरीश पिताजी को कहता है कि जल्दी जाकर भगत मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। पिताजी कपड़े बदलने के लिए कहते हैं तो हरीश कहता है कि जाते जाते सूख जाएंगे, जल्दी जाओ। पिताजी चले जाते हैं। उधर निकिता ने अपनी सास से बहुत सारे काम करा लिए थे और सारा खाना भी आज जया देवी जी से ही बनवाया था क्योंकि जया देवी जी बहुत अच्छी शेफ थी। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी अपने पोतों के प्यारे दादा दादी और नाती नातिन के प्यारे नाना नानी थे।
जया देवी जी ने सारा खाना खुशी खुशी और बहुत टेस्टी बनाया था। छोले, पूरी, चावल, रायता, शाही पनीर, खीर और दाल। जया देवी जी थक कर चूर हो गई, लेकिन आज थकान हुई तो क्या, खाने को पकवान तो मिलेंगे। जया देवी जी के चेहरे पर थकान के साथ मुस्कान भी थी कि चलो अपने बच्चों से परसों बाद मिलूंगी और पेट भरकर मनपसंद चीज खाने को मिलेगी। पिताजी थक हार कर मिठाई लेकर आते हैं तो हरीश देखता है और भड़क जाता है। क्या कहा था, क्या लेकर आए हो? मैंने काजू कतली कही थी और आप रसगुल्ले ले आए। एक काम भी ढंग से नहीं होता, मैं ही क्या क्या करूं। अब मेरा मुंह मत देखो, खड़े होकर जल्दी जाओ, बदल कर लेकर आओ। ओम प्रकाश जी के पैरों में और ताकत नहीं थी, लेकिन बेटा हरीश किसी जल्लाद से कम न था। ओम प्रकाश जी फिर से गए और काजू कतली ले आए। दोनों पति पत्नी खाने को सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि आज अपने बच्चों के साथ मजे से पकवान खाएंगे। पेट में खलबली मची हुई थी और जोर शोर से बच्चों का इंतजार हो रहा था। जैसे जैसे बच्चों के आने का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे भूख भी बढ़ती जा रही थी। इंतजार की घड़ी खत्म होती है और बच्चे आते हैं। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन हरीश और निकिता चौंक जाते हैं क्योंकि उनके बेटों सोनू और मोनू के साथ काजल के दोनों बच्चे दिव्या और जुगनू, जो कि एक साथ ही पढ़ाई करने के लिए यूएस से गए हुए थे, वो भी आ गए थे। हरीश चौंक कर अपने बहन के बेटा बेटी को कहता है कि बेटा तुम भी यहीं आ गए हो। निकिता कहती है तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए था। तो हरीश के बेटे कहते हैं कि क्यों मॉम डैड, यहाँ गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, इन्हें हम लेकर आए हैं, कल एक साथ जाएंगे हम बुआ जी के यहाँ। और दोनों बेटे ये कहकर अपने मॉम डैड के मुंह पर ताला लगा देते हैं। दोनों पोते अपने दादा दादी और काजल के बच्चे अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश होते हैं, उनके गले लगते हैं और हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के अंदर तो मानो नई ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा था। अपने बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश थे। चारों बच्चों की ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के साथ खूब जमती है। खाने का वक्त हो चुका था। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी को बेसब्री से खाने का इंतजार था, लेकिन जब खाने का नंबर आया और बच्चों ने दादा दादी को बुलाया तो दादा दादी खुश होकर आने लगे, तो निकिता और हरीश ने यह कहकर मना कर दिया कि ये दोनों खाना खा चुके हैं। ये सुनकर ओम प्रकाश जी और जया देवी जी चौंक जाते हैं और सहम जाते हैं और खड़े के खड़े रह जाते हैं। बच्चों के सामने कहते भी तो क्या, बस खून के घूंट पीकर रह गए और अपने कमरे में चले गए। दोनों बूढ़े जो सुबह से काम कर रहे थे, सुबह से इंतजार में थे कि आज तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, लेकिन ये कैसा सितम था दोनों बूढ़ों पर। बुढ़ापा कितनी बड़ी लाचारी हो जाती है। जिनका सब कुछ होता है उन्हीं के लिए उन्हीं के घर में कुछ नहीं होता है। ओम प्रकाश जी बहुत सब्र वाले व्यक्ति थे। जवानी में अपने भाइयों के आगे बेबस लाचार थे, बुढ़ापे में अपनी औलाद के आगे। निकिता कमरे में ही उन्हें खाना देने के लिए आती है। दोनों फिर से खुश हो जाते हैं कि वक्त ने रहम खा लिया, लेकिन जैसे ही अपनी थाली देखते हैं उसमें रोज की तरह वही दाल रोटी, बस आज दाल रोटी के साथ रायता भी था। निकिता तो थाली पटक कर चली जाती है। वह दोनों दिल मसोस कर रह जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे, लाचार थे, मजबूर थे। सबर शुक्र करके खाना खा ही रहे थे कि उनके कमरे के बाहर से दिव्या गुजरती है तो उसकी नजर अपने नाना नानी पर पड़ती है जो कि खाना खा रहे थे। दिव्या सोच में पड़ जाती है कि नाना नानी तो खाना खा चुके थे, फिर से क्यों खा रहे हैं। दिव्या ये सोचकर ऊपर चली जाती है कि फिर से भूख लग गई होगी तो फिर से खा रहे होंगे। जुगनू और दिव्या ने अभी घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। काजल ने फोन करके कान खाए तो 4 दिन बाद जाने का प्रोग्राम बनाया। दिव्या ये बात रोज नोटिस करने लगी कि नाना नानी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं और केवल दाल रोटी ही क्यों खाते हैं। दिव्या ने देखा था कि उसके नाना नानी बहुत उदास और मायूस से रहते हैं। दिव्या ने इस बात का जिक्र सोनू, मोनू और जुगनू से किया। चारों बहन भाई की आपस में खूब जमती थी। चारों बच्चे बहुत समझदार, बुद्धिमान और दयालु थे। चारों मिलकर इस पूरे मैटर को जानने की कोशिश में लग जाते हैं। दिव्या का काम अब मामी की चमची बनने का था और सोनू, मोनू और जुगनू हरीश के पीछे लग गए। दिव्या कहती है मामी
ये ओल्ड मैन वुमन आपके साथ रहते हैं, आप इन्हें कैसे झेल लेती हैं और रोज इनकी सेवा करती हैं? हाउ बोरिंग मामी। मामी भी बड़ी उत्साहित होकर बोलती है, क्या बताऊं बेटा, मैं तो परेशान आ गई हूँ बुड्ढा बुड्ढी से। बस मैं ही जानती हूँ इन्हें कैसे झेल रही हूँ। बेटा तुमने जानी है मेरे दिल की बात, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। दिव्या मामी से मीठी बनकर उनसे सारी बात निकलवा लेती है। उधर सोनू मोनू जुगनू भी हरीश के दिल की सब बातें ले लेते हैं। चारों बच्चे काजल के यहाँ जाते हैं, एक रात रुकते हैं और अपने दादा दादी और नाना नानी की वजह से भाग आते हैं। चारों बच्चे बचपन से ही ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के बड़े फैन थे और उनकी प्रेम कहानी भी सुना करते थे। उनकी जिंदगी में उनके द्वारा उठाए गए कष्टों को बहुत गौर से सुना करते थे। जब चारों बच्चों ने अपने माँ बाप, अपने मामा मामी के दिल की बात जानी और ओम प्रकाश जी और जया देवी जी के प्रति उनका व्यवहार जाना, तो बच्चों को बहुत अफसोस हुआ। चारों बच्चों के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए कि जिन माँ बाप ने इनके लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी की भी बाजी लगा दी, अपना सब कुछ सौंप दिया, वही बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसे सोच रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। खुद पकवान और अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो भी किचन में ताला डालकर, और दादा दादी को रोज दाल रोटी देते हैं। सोनू बड़े अफसोस के साथ बोलता है और गुस्सा हो जाता है कि धिक्कार है ऐसी औलाद और मेरे माँ बाप पर, मुझे तो उन्हें मॉम डैड कहते हुए भी शर्म आ रही है। मोनू भी गुस्से में बोलता है कि हम भी तो अपने मॉम डैड के बच्चे हैं, यदि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो कहाँ जाएंगे ये लोग। और मोनू गुस्से में अपने माँ पापा के कमरे में जाना चाहता है, तो तीनों बच्चे मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चारों बच्चे हाथ मिलाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह चारों बच्चे अपने अपने मिशन पर लग जाते हैं। जब भी निकिता खाना बनाती, तो दिव्या का काम अपने मामा मामी की थाली में कैसे भी करके रेत डालने का था। चुटकी पर रेत लिया और खाने में डाल दिया। और जो बाहर से खाना ऑर्डर किया जाता या होटल में खाना खाने जाते, उसमें सोनू मोनू और जुगनू का काम था कैसे भी करके उन दोनों के खाने में रेत मिलाने का। कोई ना कोई जुगत भिड़ाकर वे अपने मिशन में कामयाब हो जाते थे। हरीश और निकिता के घर के खाने में रेत आया तो इग्नोर कर दिया, ऐसे ही आया होगा। होटल में आया तो दोनों होटल में लड़ने लग जाते हैं। जिस होटल में खाते वहीं रेत आता, घर खाते तो सिर्फ हरीश और निकिता की थाली में रेत, बाकी सबसे पूछते तो सब मना कर देते कि हमारे आगे तो रेत नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी का रोज वही दाल का प्रोग्राम जारी था। हरीश और निकिता के हर खाने में रेत मिलती, घर खाते उसमें रेत, बाहर खाते उसमें रेत, बच्चों की थाली से बाइट खाते तो वो एकदम ठीक, ओम प्रकाश जी और जया देवी जी की दाल रोटी खाकर देखते वो भी ठीक। हरीश और निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, हमारा खाना रेतीला क्यों हो रहा है। हरीश और निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और हम क्या करें। एक रात हरीश और निकिता बातें कर रहे थे कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, सब तो आराम से खाना खाते हैं और हम भूखे रह जाते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो उसमें रेत आती है। दोनों चुप हो जाते हैं। फिर 2 मिनट बाद दोनों के मन में एक ही बात आती है। दोनों बोलते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल तो नहीं मिल रहा है हमें। हरीश कहता है, मुझे तो लगता है भगवान हमसे नाराज है, तभी हमारे खाने का मजा किरकिरा हो गया है। निकिता कहती है, आप ठीक कह रहे हैं हरीश, मैं भी यही सोच रही हूँ कि सब मजे से खाते हैं और हम खाने को तरस रहे हैं। ये कुछ और नहीं, हमारे कर्मों का फल है जी, जो हमें सूद सहित वापस मिल रहा है। हम माँ पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, खुद तो पकवान खाते हैं और माँ पिताजी को हमेशा दाल देते हैं, ये कहकर कि बूढ़े और क्या खाएंगे, इनके लिए दाल ही काफी है। हरीश कहता है कि मैंने हमेशा पिताजी को छोटा बच्चा मान कर रखा, छोटे बच्चे की तरह उन्हें डांटता हूँ, उन्हें धमकाता हूँ, उनसे इतने काम लेता हूँ। जिस उम्र में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हम लोग ही उन्हीं से सेवा ले रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमारे लिए जितना किया है ना, उसके लिए हम उनके पैर भी धो धो कर पिए तब भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते, और हम उन्हें बुढ़ापे में इतने दुख दे रहे हैं। निकिता कहती है, मैं बहुत बुरी बहू हूँ, तभी तो भगवान मुझे सजा दे रहा है। मैं अपने माँ बाप समान सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी, मैं इसी लायक हूँ, और रोने लगती है। हरीश और निकिता को अब समझ आ गया था कि उन्हें भगवान उनके कर्मों की सजा दे रहा है। हरीश की आंखों में आंसू आ गए।
उन दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई तो निकिता और हरीश जल्दी जल्दी किचन जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और माँ पिताजी के पास सारे पकवान लेकर जाते हैं। माँ पिताजी देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें इसकी उम्मीद तो कतई ना थी। उन्हें तो दाल रोटी के अलावा किसी भी चीज की उम्मीद ही नहीं थी और आज उनका बेटा बहू इतने पकवान लेकर उनके सामने थे। उन्हें सपने जैसा लग रहा था। ओम प्रकाश जी बार बार हरीश को देखते और खाना देखते। हरीश और निकिता कहते हैं, माँ पिताजी ऐसे क्यों देख रहे हैं, चलिए मुंह खोलिए। और दोनों अपने हाथों से अपने माँ और पिताजी को खाना खिलाते हैं। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कभी जवानी में इतने पकवान नसीब हुए थे जब जया देवी जी अपने हाथों से खाना बनाती थी और आज बेटा बहू के हाथों से नसीब हुए हैं। खाना खिलाने के बाद हरीश और निकिता माँ और पिताजी से अपने किए पर माफी मांगते हैं। ओम प्रकाश जी और जया देवी जी उन्हें गले से लगा लेते हैं। कमरे के बाहर से चारों बच्चे सब नजारा देख रहे थे और देखकर आपस में गले मिलते हैं और भगवान का शुक्र अदा करते हैं। दिव्या, जुगनू, सोनू और मोनू बहुत खुश होते हैं और निकिता को आवाज लगाते हैं, मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो। निकिता सबके लिए खाना लगाती है। निकिता और हरीश खाना खाते हुए डरते हैं, लेकिन जब खाना खाते हैं तो आज खाना रेतीला नहीं था। वह दोनों भगवान का शुक्र अदा करते हैं और आज बहुत दिनों बाद आराम से खाना खाते हैं। चारों बच्चे एक दूसरे की तरफ आंख मारते हैं और बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।